Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. In our previous lecture हमने डिस्कस किया था पेप्टिक कल्चर को, और पेप्टिक कल्चर के हवाले से हमने डिफरेंट जो सेल्स हैं हमारे स्टमक के अंदर जो पाए जाते हैं उनकी फिजियोलॉजी, उनके फंक्शंस, उनके सीक्रेशंस को हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स और रिपेयर ऑफ म्यूकोज़ल को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होंगे कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट थेरापीज़ या मैनेजमेंट थेरापीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जनाब कॉजेटिव एजेंट्स पेप्टिक कल्चर को काज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हैं हमारे पास NSAIDs हैं, और एक बैक्टीरिया है H. पाइलोरी बैक्टीरिया है, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग्स हैं, अल्कोहल्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हमें पेप्टिक कल्चर हो सकता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है अंडर डिस्कशन वो हैं H. पाइलोरी हम डिस्कस करेंगे, H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे NSAIDs को कि NSAID किस तरह ये पेप्टिक कल्चर होने की सबब बनते हैं। सो H. पाइलोरी बेसिकली एक बैक्टीरिया है, जिस तरह हमने कहा कि हमारे ही स्टमक में नारोफ्लोरा के तौर पे ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद होता है, और इसके ऊपर फ्लैजेला होते हैं जो कि बेसिकली इनके मूवमेंट के लिए दरकार होते हैं, और यहाँ से कुछ स्पाइक्स निकलती हैं जो कि बेसिकली लिपोपॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है वो DNA फॉर्म में होता है, और सर्कुलर इन शेप होता है। इसके अलावा जब H. पाइलोरी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जब ये पैथोजेनिक होना शुरू हो जाता है तो ये बेसिकली करता क्या है कि ये सबसे पहले जाके ये जो म्यूकस है और म्यूसिन जो म्यूकस है और इसके साथ गैस्ट्रिक सर्फेक्टेंट्स हैं उनको ईच करता है, उनको खाता है, और साथ में जब ये इनको खा जाता है और ये बेसिकली हमारी म्यूकोजल लेयर तक सब म्यूकोजल लेयर तक ये पहुंच जाता है तो ये कुछ एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, और वो एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं वो बेसिकली कहलाते हैं वेक ए और कैग ए। वेक ए जो है ये दोनों बेसिकली H. पाइलोरी जो है एज अ एक्सोटॉक्सिन्स कुछ पैथोजेनिक टॉक्सिन्स कीमोटॉक्सिक एजेंट्स रिलीज़ करते हैं जिनको एक्सोटॉक्सिन्स कहा जाता है। वेक ए और कैग ए जो है, वेक ए जो है ये बेसिकली एपोप्टोसिस का प्रोसेस करता है। एपोप्टोसिस मींस कि ये जो हमारे जो सेल्स हैं उनकी डेथ का सबब बनता है, उनको डैमेज करने का सबब बनता है। और साथ जो कैग ए है ये भी बेसिकली एक्सोटॉक्सिन्स हैं, और ये करते क्या हैं कि जब ये बैक्टीरिया कैग ए जब हमारी म्यूकोजल लेयर के साथ जब ये अटैच हो जाते हैं और ये कैग ए जो केमिकल है इसको रिलीज़ करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स को जब रिलीज़ करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में कुछ साइटोकाइंस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लाइक सपोज इंटरल्यूकिन 8 जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे ही ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स ये इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब न्यूट्रोफिल्स इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैगोसाइटिक होते हैं, और यहाँ पर जो सेल्स हैं उनको फैग करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह बन जाते हैं। तो इस तरह जो H. पाइलोरी है बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये कुछ लिपोपॉलीसेकेराइड्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली म्यूसिन जो प्रोटेक्टिव लेयर है और गैस्ट्रिक सर्फेक्टेंट्स हैं उनको ईट करती हैं और अपना रास्ता बनाती हैं टूवर्ड्स सब म्यूकोजा जो लेयर है वहाँ पर पहुँचने के बाद ये कुछ एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं, और एक्सोटॉक्सिन्स में वेक ए और कैग ए है। वेक ए और कैग ए के दोनों मिलकर बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने का सबब बनते हैं।
इसके बाद NSAIDs जो पेन किलर्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, बेसिकली किस तरह ये पेप्टिक अल्सर होने की वजह बनते हैं। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में रेगुलर बेस के ऊपर कुछ एराकिडोनिक एसिड्स रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से दो एंजाइम्स हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एक्टिव होते रहते हैं, और उनकी वजह से एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में। बेसिकली जब प्रोस्टाग्लैंडिन 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 जो हैं, जब ये प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन 1 जो हैं, PG1 जो होते हैं, दे आर एनालॉग ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ म्यूकस। ये क्या करते हैं कि ये जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन 1 रिलीज़ होते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ आकर जो यहाँ पर गॉबलेट सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स जिनको गॉबलेट सेल्स कहा जाता है, उनसे ये बेसिकली म्यूकस के सिक्रेशन को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो बेसिकली हम कहेंगे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, ये बेसिकली एक्ट एज अ एनालॉग ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लाइक म्यूकस या म्यूसिन या गैस्ट्रिक सर्फेक्टेंट्स इन द स्टमक ल्यूमन। तो जब हम पेशेंट बहुत ज़्यादा NSAIDs यूज़ कर रहा होता है, तो NSAIDs का एक्ट कहाँ पर होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर, क्योंकि वो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 बोथ एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ये इसको ब्लॉक करेगा, तो साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन 1 जो है वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हो रहे थे जिस एंजाइम की वजह से, COX-1 की वजह से, जब वो NSAIDs की वजह से COX-1 ब्लॉक हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन 1 नहीं बनेंगे। जब वो नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर जो है म्यूकस की जो सिक्रीशन थी वो कम हो जाएगी, या यूँ समझ लें कि यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, या वो बनेगा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है, जो गैस्ट्रिक है एरिया है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और मुसलसल बाकी जो H. पाइलोरी है या जो फूड हैं, उनकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह जो है H. पाइलोरी NSAIDs जो हैं मिलकर बेसिकली हमें पेप्टिक अल्सर की वजह बनते हैं। और साइन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे इसके जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली पेप्टिक अल्सर में, वो है एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन, बाकी बहुत सारे सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं, लाइक नाजिया है, वोमिटिंग है, डिस्पेप्सिया है, हर्टबर्न है, गर्ड है, अलॉन्ग विद एपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिगैस्ट्रिक पेन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ बेसिकली दो किस्म के अल्सर हो सकते हैं, लाइक गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। तो एपिगैस्ट्रिक पेन की वजह से हम ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक सपोज हम देखते हैं कि एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर। अगर खाने के बाद फ़ौरन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन फील होता है, सो दिस इज़ दी गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर 2 से 3 घंटे बाद खुराक के खाने की या फूड लेने इंटेक करने के 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट को दर्द महसूस होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, सो इट इंडिकेट्स द ड्यूडेनल अल्सर। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को खुराक खाने से डर लगता है, फियर ऑफ एपिटाइट होता है या फियर ऑफ फूड होता है, और या अगर वोमिटिंग हो जाए और वोमिटिंग के बाद उसको सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है, सो दिस इंडिकेट दी गैस्ट्रिक अल्सर। और इसके अलावा जो अगर इसके बरक्स होगा तो वो ड्यूडेनल अल्सर कहलाएगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी डायग्नोसिस देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस है, लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि पेशेंट की एंडोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है, और एंडोस्कोपी के साथ साथ कुछ एक्सरेज हैं। इसके अलावा ECG करना ज़रूरी है, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो कभी कभी मिसमैच कर रहा होता है, क्योंकि ये रेडिएंट पेन होता है। और इसके साथ अगर हम ECG करवाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक पेन जो है एंजाइना पेक्टोरस का पेन भी एपिगैस्ट्रिक पेन एरिया में ही होता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या कंफर्म करने के लिए हमें पेशेंट का ECG करवाना ज़रूरी होता है। तो एंडोस्कोपी इम्पॉर्टेंट है, CBC, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एक्सरे, ECG ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूरिया ब्रेथ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे हैं डायग्नोजिंग फैक्टर्स हैं। बेरियम मील टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें क्लैरिटी होगी गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर की। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पेप्टिक अल्सर की डिफरेंट थेरापीज़ हैं, मैनेजमेंट थेरापीज़ हैं। लाइक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं एसिड ड्रग्स, जो बेसिकली एसिड प्रोडक्शन को स्टॉप करती हैं।
ठीक है, दैट स्टॉप्स द एसिड प्रोडक्शन। और उसमें हैं PPIs हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो कि बेसिकली एक्ट करते हैं पैराइटल सेल में मौजूद एक एंजाइम है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, इसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं पैराइटल सेल में वो स्टॉप हो जाते हैं और एटलीस्ट 90+% जो है वो हमें एसिड हाइपर एसिड जो है या एसिड पेप्टिक अल्सर के जो इंडिकेशंस हैं उसमें रिलीफ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा H2 रिसेप्टर इसमें जो है बेसिकली एसोमेप्रोजोल है, ओमेप्रोजोल है, लेंसोप्रोजोल है, पेंटोप्रोजोल है, डेक्सलेंसोप्रोजोल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स जो हैं, एंटागोनिस्ट जो हैं, इसमें फेमेटिडीन, रेनेटिडीन, साइमेटिडीन इस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये बेसिकली जाके पैराइटल सेल पर मौजूद जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जो कि बेसिकली एसिटाइल कोलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे जो वेगस नर्व है वहाँ से बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोलिन जब प्रोड्यूस होगा, दैट विल ट्रिगर द पैराइटल सेल्स और पैराइटल सेल्स जो है फिर ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू हाई अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो हैं बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक्स। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास हैं सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट्स हैं, सोडियम साइट्रेट्स हैं जो कि बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली इस हमारी प्रोटेक्टिव जो म्यूकोजल लेयर है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, लाइक सुक्राल्फेट है। तो इस तरह के जो हमारे पास ड्रग्स हैं, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी मार्केट में मौजूद हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो हैं वो बेसिकली म्यूकोजल लेयर की सिक्रीशन या प्रोटेक्शन को जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल जो स्टमक की जो म्यूकोजल लेयर है उसकी प्रोटेक्शन इम्प्रूव हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। थैंक यू सो मच।